मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी ज़िंदगी बिताऊंगी। मैं बेड पर बैठी सिसक रही थी। मेरा दिल तड़प तड़प कर भगवान से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन लबों पर गहरी चुप्पी थी। बस आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या भाई ऐसे भी होते हैं? अगर अपना ही खून ऐसा होगा तो फिर पराए तो बातें सुनाएंगे ही। आज जो बातें हार्दिक भाई ने मुझे कही थीं, वो मेरा दिल चीरने के लिए काफ़ी थीं। मेरा वजूद रेजा रेजा हो गया था। बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने सिर्फ जिल्लत सही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बड़े होने के बाद भी मुझे यही जिल्लत सहनी होगी। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं हर किसी से प्यार करने लगती थी। जरा से रहमदिली पर पुराना सब भूलकर आगे बढ़ जाती थी। और कहते हैं ना, ऐसे लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है जो दिल के साफ होते हैं। मेरा दिल अभी तक दर्द में था। जैसे जैसे मुझे हार्दिक भाई की बातें याद आ रही थीं, मेरा दिल करता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूं। लेकिन मैं ऐसी नहीं थी। मुझे पता था हराम और हलाल क्या होता है। मुझे हराम मौत नहीं मरनी थी, मैं हलाल मौत मरना चाहती थी। मुझे हार्दिक भाई की बातें याद आई थीं। आज शनिवार का दिन था, वो घर पर ही थे। ऑफिस जाना था, लेकिन आज वो थोड़ी देर से जाते। इसीलिए मैंने सोचा कि दिल की बात जबान पर ले आती हूँ। क्या पता वो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें। मैंने उनसे सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं आपके साथ अपने कॉलेज जाना चाहती हूँ। रोज़ वैन से जाती हूँ या फिर कोई और छोड़ देता है, आज मुझे आप छोड़कर आए। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। मेरे दोस्तों के भाई जब उन्हें छोड़ने के लिए कॉलेज आते तो मेरा दिल भी चाहता था कि मेरा भाई मुझे छोड़ने आए, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर साफ इनकार कर दिया और जुल्म की आखिरी हद पार करते हुए मेरा दिल चकनाचूर कर दिया था। उन्होंने मेरी बात सुनकर मुंह पर ही मुझे ऐसी बातें सुनाई थीं कि मेरा दिल खून के आंसू रो पड़ा था। वो मुझे रुलाने का कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ते थे और मुझे देखकर वो उस वक्त भी गुस्से से कहने लगे, ये बात किसने तुम्हें कह दी कि तुम मेरी बहन हो? अपने दिल और दिमाग में ये बिठा लो, न तुम मेरी बहन हो और न मैं तुम्हारा भाई हूँ। इसीलिए अपनी हद में रहो। मेरी सिर्फ एक ही बहन है और उसका नाम रजनी है। तुम्हारा उससे कोई वास्ता या संबंध नहीं है। तुम बस हमारे पापा की दूसरी बीवी की बेटी हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उस पल मुझे जो दर्द महसूस हुआ था उसका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता था। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई और ख़ुद को बंद कर लिया। रात हो चुकी थी, लेकिन मैं कमरे से बाहर नहीं आई थी। हर कोई मुझे जलील करता था, किसी ने कभी मुझे सीने से नहीं लगाया था। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जिस इंसान की माँ मर जाती है लोग उसे तरस भरी निगाहों से देखते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरा भी दिल चाहता था हार्दिक भाई मुझे सीने से लगाएं, अपने होने का मान दें, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करते थे। इस घर में अगर कोई मुझे प्यार करता तो वो सिर्फ मेरे पापा थे। लेकिन आज मुझे किसी की मोहब्बत नहीं चाहिए थी, क्योंकि आज जो जिल्लत मुझे महसूस हुई थी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। थोड़ी देर तक बैठी मैं रोती रही और उसके बाद बिस्तर पर लेट गई, लेकिन लेटने के बाद भी मुझे सुकून नहीं था। मैं लगातार करवटें बदल रही थी। मेरी आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे। मुझे अभी लेटे थोड़ी देर हुई थी कि पापा कमरे में आए। उन्हें आता देखकर मेरा दिल भर आया। मैं तुरंत अपनी जगह से उठी और रोते हुए उनके सीने से लग गई। एक सुकून की लहर मेरे शरीर में समा गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गैरों में कोई अपना आ गया हो और उसने मुझे सहारा दिया हो। वे मुझे सीने से लगाए दुला रहे थे। मेरी जान चुप हो जाओ, मुझे नौकरानी ने बताया है मैं हार्दिक को बहुत डांटूंगा। मेरी जान को वो कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मेरी हिचकियां बंद गई थीं। उन्होंने बहुत मुश्किल से मुझे काबू किया और बिस्तर पर बिठा दिया। मैं उनके सीने से लगी रो रही थी, जबकि वो मुझे समझा रहे थे। कहने लगे, तुम इतना ज़्यादा क्यों सोचती हो? तुम्हें तो पता है ना हार्दिक कितना गुस्से वाला इंसान है, फिर तुम इतनी ज़्यादा इस बात को दिल पर क्यों लेती हो? मेरे बेटे, वो ऐसा ही है, तुम जानती हो ना। कभी कभी वो रजनी को भी डांट देता है। मैंने नम आँखों से पापा को देखा। मेरे देखने पर उन्होंने नज़रें चुरा लीं। पापा इस बात से जानकार थे कि वो झूठ बोल रहे हैं और मुझे सच्चाई पता है। रजनी को वो हमेशा सिर आँखों पर बिठाते थे, सिर्फ मुझे तकलीफ देते थे। आंसू बहाने के बाद मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे बहुत जल्दी बहला लिया था और मैंने सभी रंजिशें भुलाकर उनकी गोद में सुकून लेने लगी थी। मेरे चेहरे पर भूली भटकी मुस्कान आई थी। उन्होंने जल्दी ही मुझे बातों में लगा लिया। आज वो मुझे बड़ी गहरी नज़रों से देख रहे थे। मैंने पापा की ओर देखा और सवाल किया, पापा क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे लहजे की मासूमियत देखकर उन्होंने तुरंत मेरे माथे पर एक प्यार भरा चुम्बन दिया था, जिसे महसूस करके मैंने सुकून का सांस लिया था। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बेटी मेरी बात समझेगी।
वो मुझे अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मानेगी और मेरी हर बात को मानेगी। ये कहते हुए उन्होंने जोर दिया था, जबकि मैंने तुरंत अपना सिर हिलाया। मेरे लिए यही तो मेरी पूरी दुनिया थे। इस दुनिया में यही एकमात्र व्यक्ति थे जिनकी गोद में मैं सुकून से सांस लेती थी। उन्हें महसूस करके मुझे राहत मिलती थी। ये सच्चाई है कि एक बेटी के लिए उसका बाप बहुत ज़रूरी होता है और ये बात केवल एक बेटी ही समझ सकती है। वो मेरी ओर देखते हुए कहने लगे, देखो, मेरी बात को समझना और ध्यान से सुनना। और फिर जो बात मेरे पापा ने कही थी, मेरी जान निकल गई थी। पापा कहने लगे, तुम्हारे लिए तुम्हारे विनोद अंकल के बड़े बेटे सागर का रिश्ता आया है। और ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो, हवेली की छत मेरे सिर पर आकर गिर गई हो। मैं बेचैन होकर अपनी जगह से उठी थी। अगर मुझे इस दुनिया में किसी से डर लगता था तो वो कोई और नहीं बल्कि सागर था। उसकी पर्सनालिटी में एक ऐसा रौब था कि जो भी उसे देखता थरथराने लगता। और उसने हमेशा मुझे जिस नज़रों से देखा था वो नज़रें मुझे अंदर तक हिला देती थीं। और आज पापा मेरी शादी की बात उससे कर रहे थे। इसको सुनकर मैं कांप गई थी। मैंने उनकी ओर देखा और तुरंत ही सिर हिलाकर बोली, पापा, भगवान के लिए मेरे हाल पर रहम करें। मैं सागर से शादी नहीं कर सकती। मुझे उससे बहुत डर लगता है। मैं उसके साथ कभी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। और मैं अभी अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ। आप जानते हैं ना, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अभी तो मैंने इंटर भी पूरा नहीं किया और आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं। पापा ने मेरी बात सुनी और कहने लगे, देखो, एक न एक दिन तुम्हारी शादी होनी है और ये रिश्ता तब तय हुआ था जब तुम पैदा हुई थी। अब सागर की उम्र हो चुकी है और खैर से तुम भी बालिग हो, इसीलिए मैं अब अपने फ़र्ज से मुक्त होना चाहता हूँ। बचपन में ही मैं विनोद को ज़बान दे चुका था और अब मैं अपनी ज़बान से नहीं फिरूंगा। उनके लहजे में कोई रियायत नहीं थी जिसे जानकर मैं जी जान से कांप गई थी। मैंने उनकी ओर रहम भरी नज़रों से देखा, लेकिन वे बस आखिरी बात कहकर उठ गए। अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है तो शादी के बाद अपने पति से इस बात की इच्छा करना। मेरे सामने तुम इनकार करने की हालत में नहीं हो। जबकि मैं आंसू बहाती रही थी, लेकिन पापा अपना आदेश सुनाकर चले गए थे। इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा ही होता आया था। मुझे कभी भी अपनी इच्छाएं पूरी करने का मौका नहीं मिला था। मेडिकल में जिस तरह मैंने एडमिशन लिया था उसके बारे में केवल मैं ही जानती थी। हार्दिक भाई ने तो साफ मना कर दिया था कि मैं मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई नहीं करूँगी, क्योंकि हमारी हवेली की औरतें बाहर नहीं जाती। लेकिन मेरे रोने और बीमार होने के बाद पापा ने मेरा एडमिशन कॉलेज में दिला दिया था। लेकिन इसमें भी हार्दिक भाई और सागर ने बहुत तमाशा किया था। मुझे आज भी याद है सागर का वो थप्पड़ जब उसने मेरा एडमिशन फॉर्म देखकर मारा था। मैं खुशी खुशी फॉर्म लेकर सबको दिखा रही थी और उस पल न जाने वो कहाँ से आ गया था और मेरे बालों को अपनी लोहे जैसी पकड़ में थाम लिया था। मेरे चेहरे पर गुस्से से गरजते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे परिवार की अमानत होकर इतनी आगे बढ़ गई हो कि बिना बड़े लोगों की अनुमति के तुमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तुम्हारा फ़र्ज था कि पहले तुम मुझसे और मेरे परिवार से जाकर इजाज़त लेती कि तुम्हें आगे फ्यूचर में क्या करना है, और तुम यहाँ अपनी मन मर्जी चलाती घूम रही हो। उसके लहजे की सख्ती मुझे कांपने पर मजबूर कर चुकी थी। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की थी और अपना मुंह खोला। मैंने कहा, तुम मुझ पर अपना हुक्म चलाने वाले कौन होते हो? ना तो मेरे परिवार का हिस्सा हो और ना ही हमारे कोई लगते हो, इसलिए अपना हुक्म मुझ पर मत चलाओ। मेरे ये कहने की देर थी कि सागर गुस्से से तिलमिला उठा था। मैं अपने दिल की भड़ास कुछ और निकालती, इससे पहले ही उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा था और वहाँ से लंबे लंबे डग भरते हुए चला गया था। मैं उस दिन बहुत रोई थी। मैंने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया था। मुझे इतना रोता देखकर पापा ने मुझे बहुत संभाला। कहने लगे, मैं कल ही विनोद के घर जाऊंगा और सागर की अच्छे से खबर लेकर आऊँगा। मैंने कहा, पापा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। मैं उस इंसान को बेइज्जत होते देखना चाहती हूँ। विनोद अंकल और हमारा घर एक साथ लगा हुआ था। दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी, इसलिए दीवार को तोड़कर एक रास्ता बनाया गया था जिसमें से एक दूसरे के घर आसानी से आया जाया जा सकता था। अपनी दोस्ती को और भी गहरा करने के लिए पापा और विनोद अंकल ने मुझे ये किस दलदल में फंसा दिया था, मुझे इस बात की खबर तक नहीं थी। और रात को जब पापा विनोद अंकल के घर गए तो मुझे भी साथ ले गए थे। और फिर पापा ने सागर को मेरी आंखों के सामने पहली बार डांटा था कि तुमने मेरी बेटी पर हाथ क्यों उठाया, जबकि सागर ने मुझे घूर कर देखा था और पापा की आंखों में देखते हुए बोला, मैं अपनी संपत्ति पर हक जमाना अच्छे से जानता हूँ। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये आप यहाँ मौजूद कोई भी शख्स मुझे बता नहीं सकता। ये बोलकर वो रुका नहीं था, बल्कि वहाँ से चला गया था। जबकि उस पल मेरा दिमाग एक पल के लिए ठिठका था।
कि वो मुझे अपनी संपत्ति क्यों बोल रहा था, लेकिन मैं जल्दी ही इस बात को अपने दिमाग से निकाल चुकी थी। और आज जब पापा ने मेरे सामने उसके रिश्ते की बात रखी और साथ में मेरे सिर पर ये बम भी फोड़ा कि ये मंगनी तो बचपन में ही तय हो चुकी थी, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो रात मेरे लिए किसी यातना से कम नहीं थी। मैं अपनी माँ को याद करते करते हलकान हो चुकी थी। मेरी पैदाइश पर ही मेरी माँ का निधन हो गया था और आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अगली सुबह मेरे लिए बिल्कुल भी रोशन नहीं थी। मैं तो समझी थी कि अभी शादी में वक्त है, मैं पापा को राजी कर लूँगी। लेकिन जब मैं बाहर आई और घर में हो रही तैयारियों पर नज़र दौड़ाई तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। सागर की दादी हमारे पोर्शन में आकर बैठी हुई थी और सबको काम बता रही थी, जबकि मुझे देखते ही उन्होंने नज़र उतारना शुरू कर दी। उन्होंने मुझे अपने बराबर बिठा लिया और मेरे माथे पर प्यार करते हुए बोली, तो तुम हमारे परिवार की बड़ी बहू बनोगी, हमारे परिवार के बड़े पोते की पत्नी बनोगी, हमारे परिवार के बड़े पोते की पत्नी हो तुम। जबकि ये बातें मुझे मालूम थीं। कुछ दिनों बाद ही सागर को सरदार की पगड़ी पहनाई जाएगी और उसकी बीबी को सरदार बीबी का खिताब मिलेगा। इन सब चीज़ों से मैं जानकार थी, लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं थी कि मुझे सरदार बीबी बनाया जाएगा। सागर की दादी को देखते हुए मैंने झिझकते हुए पूछा, दादी ये किस बात की तैयारियां हो रही हैं, क्या कोई आ रहा है? जबकि उन्होंने मेरी ओर देखा और कहने लगी, अरे बुद्धू, तेरे पापा ने तुझे बताया नहीं? जबकि मैंने ना में सिर हिलाया। कहने लगी, कल से तुम्हारी शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे, 8 दिन बाद तुम्हारी शादी है, उसके बाद बहुत ही धूमधाम से विदाई होगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारे पोते की दुल्हन बनकर हमारे घर आ जाओगी। इसीलिए खुद को अभी से तैयार कर लो, मेरे बेटे की तरफ से कोई गलती नहीं होगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। क्या मैं इतनी बेमोल थी कि मेरी शादी होने जा रही थी और मुझे सिर्फ 1 दिन पहले बताया गया था? मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। ना तो दूल्हा मेरी पसंद का था, ना ही कोई चीज़ मेरी पसंद की थी। बस मुझे एक बेजान गुड़िया की तरह सब इस्तेमाल कर रहे थे। दादी ने मुझे कमरे में भेज दिया। उनका कहना था, तुम दुल्हन हो, किसी की नज़र लग गई तो समस्या हो जाएगी। भगवान ने मुझे नेचुरल खूबसूरती से माला माल किया था। मेरी माँ बहुत खूबसूरत औरत थी और मैंने अपनी माँ की ही खूबसूरती चुराई थी। मैं कमरे में आकर घुटनों में सिर देकर रो पड़ी थी। मुझे अभी रोते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई दाखिल हुआ है। मैंने जैसे ही सिर उठाकर सामने देखा तो मेरा पूरा शरीर कांप उठा था। सामने सागर खड़ा था और मुझे अपनी तेज नज़रों से घूर रहा था। उसने मेरी ओर देखा और कहने लगा, किस बात के लिए इतना रो रही हो? शादी हो रही है तुम्हारी, मर नहीं रही हो तुम। जबकि मेरे दिल ने बेवजह कहा, मारा ही तो जा रहा है मुझे। वो कदम दर कदम चलते हुए मेरे करीब आया। मैं खुद में सिमट गई थी। वो मेरे पास बैठ गया और मेरी रोई रोई आंखों में देखते हुए बोला, मेरी जान, क्यों इन आँखों पर जुल्म कर रही हो? इन आँखों से अभी तुम्हें बहुत से खूबसूरत नज़ारे देखने हैं। मेरे साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी बितानी है। तुम क्यों खुद को हलकान कर रही हो? मैं हूँ ना, मेरा बस चले तो तुम्हारे सारे आंसू अपने होठों से चुन लूँ। ये कहते हुए वो थोड़ा सा मेरे करीब हुआ था और मैं जल्दी से पीछे सरक गई थी कि कहीं सच में वो अपने होठों से मेरे आंसू न चुनने लगे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार सागर का ये नरम लहजा सुना था और मैं हैरान रह गई थी। मैं उसे हक्का बक्का नज़रों से देख रही थी, जबकि अचानक ही मेरी हालत पर उसने जोरदार कहकहा लगाया था। अब मेरे चेहरे पर चिंता वापस लौट आई थी। वो मेरी ओर देखते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर ऐसी प्यार भरी बातें करूँगा? तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ़ करूँगा, तुम्हें बताऊँगा कि तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो। ये सब खाम ख्याली अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा ने मुझे भरी महफिल में जलील किया था। इन सब बातों का बदला मैं तुमसे शादी के बाद लूँगा। अच्छे से बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। और ये बात सुनकर मेरा रोम रोम काँप गया था। वो मुझे डराकर कमरे से जा चुका था, जबकि मैं एक बार फिर से रो दी थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक हार्दिक भाई और सागर ने मेरे साथ ऐसा ही किया था। ये दोनों हमेशा मुझे अपने अस्तित्व से डरा दिया करते थे। कुछ मौक़ों पर तो सागर मेरे साथ इतना बुरा सलूक करता कि मैं अपने कमरे में छिप जाती थी। हार्दिक भाई मुझे बेजान जानवरों से डराते थे, जबकि सागर तो हद कर देता था। मुझे नंगे पैर गर्म छत पर छोड़ देता, मेरे पैरों में छाले पड़ जाते। लेकिन इन दोनों को मेरे हाल पर रहम नहीं आता था। न जाने लोगों को मुझसे क्या समस्या थी, मैं आज तक कभी जान नहीं पाई थी। दिन अपनी रफ्तार के अनुसार गुजरते जा रहे थे और मैं अंदर ही अंदर डरी सहमी हुई थी। मेरी शादी के फंक्शन शुरू हो चुके थे। आज हल्दी की रस्म भी हो चुकी थी और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ पहुंचा था।
घर में एक अलग ही रौनक छाई हुई थी। पूरे गांव में हम दोनों की शादी की दावत दी गई थी। मुझे आज के दिन अपनी माँ पल पल याद आ रही थी। काश अगर मेरी अम्मा मेरे पास होती तो वो कभी मेरे साथ ऐसा जुल्म होते नहीं देखती। मैं रोते रोते ड्रेसिंग टेबल के पास बैठ गई थी। मैंने खुद को आईने में देखा तो एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। मुझ पर आज टूट कर रूप आया था। रोई रोई आंखें, गुलाबी गाल, पंखुड़ियों की तरह होंठ और उस पर खूबसूरती से किया हुआ मेकअप मुझे बहुत हसीन बना रहा था। मैं भी खुद में ही मगन थी कि अचानक ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं तुरंत दरवाजे की ओर मुड़ी तो सामने ही हार्दिक भाई दरवाजे से टेक लगाए खड़े थे। आज उनकी आंखों में न कोई शरारत थी, न कोई गुस्सा, न ही किसी चीज़ का बदला, बल्कि आज उनकी आंखों में गंभीरता थी जिसे देखकर एक बार फिर मुझ पर डर सवार हो गया था। वे कदम दर कदम चलते हुए कमरे में आए और बेवजह मेरे सिर पर हाथ रख दिया। भाई का स्पर्श आज पहली बार मुझे महसूस हुआ था और जिसे महसूस करते ही मेरा दिल रो पड़ा था। मैं रोते रोते उनके सीने से लग गई, जबकि आज उन्होंने न मुझे झटका दिया था, न मुझे बुरा भला कहा था, बल्कि वे धीरे धीरे मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे। वे धीमी आवाज़ में बोले, बस चुप हो जाओ मेरी गुड़िया। मैं कभी तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें सीने से न लगाता, लेकिन आज मेरा दिल मुझे बहुत उदास महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी कोई कीमती चीज़ मुझसे छीनी जा रही हो। सागर मेरा बचपन का दोस्त है और मेरे लिए बहुत प्रिय है। तुम जानती हो ना, हम दोनों मिलकर तुम्हें तंग किया करते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम तुम्हारे साथ ये सब कुछ इसलिए करते थे कि तुम मेरे पापा की दूसरी पत्नी की बेटी हो। तुम सोच रही होगी कि मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ। वैसे तो मैं तुम्हें हर वक्त इस बात का ताना देता रहता था, लेकिन सिर्फ तुम्हें तंग करने के लिए, तुम्हें रुलाने के लिए। लेकिन आज जब तुम्हारी रुखसती का वक्त आ गया है तो मेरा दिल बंद हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ख़त्म हो गया हूँ। मेरी हर नादानी, हर कोताही के लिए मुझे माफ़ कर देना। और एक भाई होने का मान देते हुए मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगर सागर तुम्हें ज़रा भी तकलीफ़ दे तो मेरे पास आ जाना, मैं देख लूँगा उसे। मैं हार्दिक भाई को हैरानी से देख रही थी। आज से पहले उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसी बातें नहीं की थीं और आज उनकी बातें सुनकर मुझे एक तरह का सुकून महसूस हो रहा था। थोड़ी देर पहले जो मैं अपनी अम्मा को याद करके आंसू बहा रही थी, अब मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। उन्होंने अपने हाथ से मेरे आंसू चुन लिए थे और मेरे सिर पर हाथ रखते हुए बोले, चलो अब खुद को तैयार कर लो, पंडित जी आ गए हैं और तुम्हें मंडप में बुला रहे हैं। जबकि एक बार फिर मेरा दिल जोरों से धड़क उठा था। सागर का सोचते ही मेरा रोम रोम कांपने लगा था। वो बहुत ही पत्थर दिल इंसान था। उसे मुझे तकलीफ़ देकर मज़ा आता था और अब तो मैं उसकी मिल्कियत हो जाऊंगी, उसकी पत्नी बन जाऊंगी। वो जब चाहे जैसे चाहे मुझे तंग करेगा, मुझे तकलीफ़ देगा। मैं जानती थी ये शख्स मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद ही मेरी कुछ सहेलियां और कुछ औरतें मुझे ले गई थीं और मंडप में जाकर बैठा दिया। जैसे जैसे पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ रहे थे तो मेरा दिल एक पल के लिए, बचपन से लेकर जवानी तक के सभी चरण मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगे थे। जो जो सलूक मेरे साथ सागर ने किया था वो एक एक करके मेरे सामने आ रहे थे। लेकिन जैसे ही हार्दिक भाई का हाथ मेरे सिर पर आया, मेरे दिल में सुकून उतर गया था। धीरे धीरे शादी की रस्में अदा हो रही थी और मैं सागर की किस्मत में लिखी जा रही थी। थोड़ी देर बाद ही पूरे घर में बधाई की आवाज़ें गूंज उठी थीं। थोड़ी देर बाद ही रात की रुखसती के लिए तैयारियां शुरू हो गई थीं। मेहमान आने लगे थे। मुझे एक बार फिर दुल्हन बनाया गया था। इस बार मुझे इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि मैं खुद को देखकर एक पल के लिए खो सी गई थी। थोड़ी सी रस्मों के बाद मेरी सास और मेरी ननद ने मुझे ले जाकर सागर के कमरे में बिठा दिया था। जबकि इस कमरे को देखकर मुझे अपने बचपन के वो दिन याद आने लगे जब सागर जरा सी गलती पर मुझे अपने कमरे में लाकर सजा दिया करता था। कभी 100 बार उठक बैठक कराता तो कभी मुर्गा बना देता, कभी एक टांग पर खड़ा कर देता तो कभी मेरे हाथ पर डंडे से मारता। ये सब याद करके मेरी आंखें भर आई थीं। थोड़ी देर बाद ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और वो कमरे में दाखिल हो चुका था। उसे कमरे में आता देख मेरा दिल एक बार फिर कांप गया था। वो दरवाजे से ही टेक लगाए खड़ा हो गया था। उसकी तेज गहरी नज़रें मुझे अपने शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो कदम दर कदम चलता हुआ मेरे करीब आया और एक झटके से मेरा घूंघट उठा दिया। ना उसने मुझसे अनुमति ली थी, ना ही कोई हेलो किया था, बल्कि अचानक ही मुझे डरा कर रख दिया था। मैं डर से भरी आंखों से उसे देखने लगी। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, डर लग रहा है ना? जबकि मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। वो मेरी ओर देखते हुए एक बार फिर बोला, जब बेइज्जती करवाई थी तब डर नहीं लगा था। तुम अपने पापा को मेरे खिलाफ भड़काकर मेरे घर लेकर आई थी
और अपने पापा से मेरी भरी महफिल में डांट लगवाई थी। तब तुम्हें डर नहीं लगा था, तब तुम्हें मेरे गुस्से की परवाह नहीं थी। ये कहते हुए वो मेरे करीब आ रहा था, जबकि मैं पीछे होते होते बेड के किराउन से लग गई थी और अचानक ही उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया था। वो कुछ और कहता इससे पहले ही मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। मैं उस समय बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। मैं हिचकियों से रो रही थी और उसे देखते हुए बोली, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ कुछ गलत मत करना। मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा और ना ही कभी आपसे बदतमीजी की है। उस दिन भी मैंने पापा से आपकी शिकायत नहीं की थी। उस दिन नौकर ने उन्हें बताया था कि आपने मुझ पर हाथ उठाया है। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी जिसकी वजह से आपको गुस्सा आए। बस मुझे मारिए मत। मेरा रोता हुआ हिचकोले खाता वजूद देखकर एक पल के लिए सागर बिल्कुल सन्न रह गया था। वो मेरे करीब से हट गया। उसने कुछ पल के लिए मुझे देखा और फिर चुपचाप कमरे से चला गया। जबकि उसके जाते ही मैंने एक सुकून की सांस छोड़ी थी। मैं तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी हुई और भगवान के चरणों में जाकर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि जैसे तूने हार्दिक भाई का दिल मेरी तरफ से बदला है, वैसे ही सागर का दिल भी बदल दे। हे भगवान, मेरी ज़िंदगी का सुकून मुझे लौटा दे। मैंने बहुत जिल्लत सहन की है, मैं अब और तकलीफ़ नहीं सह सकती। और कहते हैं ना, जो लोग अपने भगवान से टूट कर कुछ मांगते हैं तो वो उन्हें दे देता है। मैंने जाने कब तक रोती रही थी। थक हार कर मैं बेड पर आकर लेट गई। मुझे अब भी डर लग रहा था कि सागर कमरे में आएगा और मुझे सज़ा देगा, मुझे रुलाएगा, मुझे तकलीफ़ देगा। मैं बहुत देर तक उसका इंतज़ार करती रही और उसका इंतज़ार करते करते मेरी आँख लग गई थी। सागर पूरी रात कमरे में नहीं आया था। सुबह 7 बजे के वक्त कमरे में वो दाखिल हुआ था और मैं उस समय नींद की आगोश में थी। नींद में ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बेहद करीब है। फिर उसके बाद मुझे अपने माथे पर किसी के होंठों का स्पर्श महसूस हुआ था और वो स्पर्श मुझे इतना सुकूनदायक महसूस हुआ था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। मैं दोबारा कसमसाकर नींद की गहरी वादियों में चली गई थी। सुबह उठने के बाद मैंने कमरे में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो वो मुझे सोफे पर बैठा हुआ दिखाई दिया। सागर ने उस वक्त सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे जिसमें वो एक किसी रियासत के शहजादे की तरह लग रहा था। मैंने झिझकते हुए उसे गुड मॉर्निंग किया और वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। जबकि जाते हुए मैंने उसके चेहरे पर एक मुस्कान देखी थी जिसे देखकर मुझे भीतर तक सुकून महसूस हुआ था। वो इंसान बहुत खूबसूरत था, लेकिन बस उसका लहजा और उसका दिमाग बहुत बदसूरत था, जिसके कारण मैं हमेशा उसे डरी रहती थी। मेरे बाहर आने के साथ ही सागर ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने साथ लगाते हुए ड्रेसिंग टेबल तक लेकर आया। मैं हैरान थी कि आखिर उसे हुआ क्या है। वहाँ मौजूद उसने कुर्सी पर मुझे बिठाया और मेरे बाल संभालने लगा, जबकि मैं हैरान परेशान होकर उसकी एक एक चाल को देख रही थी। मेरे बाल संवारने के बाद उसने मुझे अपने हाथों से तैयार करना शुरू कर दिया। फिर मेरे गले में एक सुनहरी खूबसूरत नाजुक सी चैन डाल दी और उस पर अपने होंठ रखते हुए बोला, ये तुम्हारी मुँह दिखाई है। अचानक ही उसने अपना हाथ आगे किया और मेरी ओर देखते हुए बोला, क्या हम दोनों अपने रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं? क्या मैं और तुम पति पत्नी की तरह एक खुशहाल जीवन बिता सकते हैं? वो इतनी प्यार भरी आवाज़ में बोल रहा था कि मैं बेखुदी में खुश हो गई थी और मैंने खुशी खुशी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। मैंने कोई नखरा नहीं किया था। मुझे यही तो चाहिए था जिसकी मैं बरसों से दुआ कर रही थी कि मेरे नसीब में कोई प्यार करने वाला इंसान आए। लेकिन मैं अब भी उसके इस पलट पर हैरान थी, जबकि मेरी तरह सब यही तो चाहते थे कि सागर मेरे साथ बहुत बदसलूकी करेगा, अपने गुस्से का, अपने ज़ोर ज़बरदस्ती मुझ पर अपना हुक्म चलाएगा। लेकिन यही सागर अब मेरे पैरों पर झुक गया था और उसने अपने हाथों से मुझे पायल पहनाई थी। जब मैं पूरी तरह तैयार हो गई तो सागर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा था। मेरे कानों के करीब अपना मुंह लाकर कहने लगा, तो क्या ख्याल है, जो रात नहीं किया था वो अब शुरू करें? और सागर की बात का मतलब समझकर मैं शर्म से लाल पड़ गई थी। मैं जल्दी से कमरे से निकल जाना चाहती थी, लेकिन सागर ने मुझे इतना मौका नहीं दिया था। मुझे खींचकर उसने अपने करीब किया, कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और मुझे बाहों में लेकर बेड तक चला आया। मैंने भी खुशी खुशी अपना आप सागर की बाहों में सौंप दिया था। जब मैंने सागर से उसकी इस मोहब्बत की वजह पूछी तो सागर ने बताया कि जिस रात तुम मेरे सामने रोई थी, जिस रात तुमने गिड़गिड़ाकर मुझसे माफ़ी मांगी थी, बेगुनाह होते हुए भी अपनी सफाई दी थी, उसी पल मेरा दिल तुम्हारी ओर झुक गया था। मैंने भी ज़िंदगी में अपने लिए ऐसी ही लड़की मांगी थी जो सिर्फ अपने रिश्ते को अहमियत देती हो, एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत मांगती हो, और तुमने भी वही किया था। तुम मेरे पापा के दोस्त की बेटी हो और
मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ अब कोई भी बदसलूकी की जाए। शादी से पहले जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ तुम्हें तंग करने के लिए किया जाता था, और ये सब कुछ मैं और हार्दिक मिलकर करते थे, क्योंकि तुम्हारा रोना हमें मज़ा देता था। वो बचपन था और बचपन में हम ये गलतियाँ कर बैठे थे। तुम्हें रुलाकर हम खुश होते थे, लेकिन अब प्रॉमिस करता हूँ कभी तुम्हें रोने नहीं दूंगा। हमारा मकसद उस समय सिर्फ तुम्हें डराना और रुलाना था, इसके अलावा कोई और बात नहीं थी। तुम एक अकेली ऐसी थी जो हमसे बेइंतहा डरती थी, और हम लोग तुम्हें डराकर मज़ा लेते थे। मेरा और हार्दिक का इसके अलावा कोई दूसरा इरादा नहीं था। और सच में हार्दिक भाई और सागर ने शादी के बाद मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी थी। हार्दिक भाई हमेशा सागर से यही कहता कि मेरी बहन को खुश रखना, उसके साथ कोई बदसलूकी मत करना। ये बात सच है, जो लोग धैर्य के साथ ज़िंदगी बिताते हैं, किसी से शिकायत नहीं करते, सिर्फ अपने भगवान के सामने झुकते हैं और उनसे अपनी खुशियों की प्रार्थना करते हैं, तो एक पल आता है जब उनकी पूरी दुनिया बदल जाती है और वे खुशहाल जीवन बिताते हैं। जिसने अपने आज में तकलीफ़ सहन की, उसका भविष्य भी खूबसूरत होता है। इस बात का मुझे अपनी शादी के बाद बेहतरीन अंदाज में यकीन हो गया था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।